आज का यह सत्र शिक्षा पद्धतियों के विषय को लेकर और अभी जो सरकार की शिक्षा नीति आई है इस विषय को लेकर सम्मिलित रूप में विषय को रखेंगे। सरकार की जो शिक्षा नीति है, जिसे नई शिक्षा नीति कही जा रही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति जो अंग्रेज़ों के पहले थी, जिन पद्धतियों के आधार पर हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क रूप से चलाई जाती थी और उसमें से उत्कृष्ट ज्ञान वाले व्यक्तित्व बनकर के निकलते थे, उस दिशा में कुछ भी प्रयास नहीं किया गया है। इस नीति को अगर ढोल कहूं तो मुझे लगता है उचित होगा। ढोल खोखला होता है। नई शिक्षा नीति भी पूरी खोखली है। यह किस प्रकार से खोखली है, इसको समझने के लिए 17वीं और 18वीं शताब्दी तक के भारत में जैसी शिक्षा व्यवस्था रही, जिसके ज्ञान पर भारत शिक्षा के मामले में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा, उस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वरूप चल रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और फिर तीसरी बात करेंगे कि इस शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति क्यों कहा जा रहा है, इसमें है क्या कुछ। और फिर चौथी विषय जो रहेगी आज के इस सत्र की, कि इसमें हमें करना क्या है। अंग्रेजों से पहले का भारत और अंग्रेजों के आने के बाद का भारत, सबसे पहले चलते हैं अंग्रेजों के आने के बाद का भारत, अंग्रेजों के समय कालखंड का भारत, जिसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी जो लिखते हैं, उनमें सबसे चर्चित है फिरंगी मैकॉले का हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया एक भाषण 1835 के आसपास का। भारत को सदियों तक लूटा जा सके, गुलाम बना के रखा जा सके, इसके लिए एक फिरंगी मैकॉले को भारत में एक सर्वेक्षण करने के लिए लगाया गया कि आप पूरे भारत का सर्वेक्षण करके ये बताओ कि भारत को कई सौ वर्षों तक किस प्रकार से गुलाम बना करके हम रख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मैकॉले आता है यहाँ। लगभग उस समय तक संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था, इसलिए निर्भीक रूप से मैकॉले संपूर्ण भारत का भ्रमण करता है।
और यहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में वह अपनी समझ बनाता है और उसके ऊपर एक दस्तावेज तैयार करता है और फिर दस्तावेज लेकर के लंदन वापस जाता है और वहाँ जो लुटेरों की संसद जो थी, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है, वहाँ पर वो 3 घंटे का एक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, जिसका एक बड़ा मुख्य अंश है जो सामान्यतः सोशल मीडिया पे सर्कुलेटेड होते रहता है बार बार। छोड़ दें इसको, पकड़ लेगा। उसका जो मुख्य अंश सोशल मीडिया पे सर्कुलेटेड होते रहता है, जिसे हम बार बार याद करते हैं लेकिन उस दिशा में काम नहीं करते। और वो निचोड़ यही है कि मैकॉले कहता है कि 18 साल मुझे लगा इस विषय को समझना और इस पर एक अध्ययन तैयार करना कि किस प्रकार से भारत को गुलाम बना करके रख सकते हैं आने वाले कई वर्षों तक। तो लिखता है कि देखो, इससे पहले एक बात और समझ लेनी चाहिए कि मैकॉले इस काम के लिए लगाया गया तो सबसे पहले वो भारत नहीं आया है। ब्रिटेन के 150 गुलाम देशों में से कई देशों में ऐसे सर्वेक्षण कर लेने के बाद फिरंगी मैकॉले को भारत में लगाया गया इस विषय पर दस्तावेज तैयार करने के लिए। तो कई देशों के अनुभव को लेकर के वह लिखता है कि आज तक मैंने जितने देशों का भ्रमण किया, अध्ययन किया, उसमें भारत एक अकेला और अनोखा देश है जहां मुझे भीख मांगने वाले लोग नहीं दिखे, भूखे लोग नहीं दिखे, अनपढ़ लोग नहीं दिखे और गंभीर रूप से कोई बीमार व्यक्ति नहीं दिखा। तो आगे लिखता है कि इस देश को आप कैसे लंबे समय तक गुलाम बना करके रख सकते हो, क्योंकि गुलाम वही रह सकता है, उसी देश की जनता गुलाम रह सकती है जो गरीबी में है, जो भूखमरी में है, जो दूसरे के ऊपर आश्रित है और जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है। ऐसे लोगों को आसानी से गुलाम बना करके रख सकते हैं। तो गुलाम बना करके रखने के जो लक्षण हैं, इनमें से कोई भी लक्षण भारत के लोगों के पास नहीं है। तो आप कैसे लंबे समय तक भारत पर आधिपत्य रख सकते हो, गुलाम बना करके रख सकते हो? वह अगली पंक्ति में लिखता है कि यदि आप, वह अपने सांसदों को लिखता है कि यदि आप भारत को बहुत लंबे समय तक गुलाम बना करके रखना चाहते हो तो कुछ मूल चूल परिवर्तन भारत में आपको करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे पहला उसका बिंदु होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो, तोड़ दो। भारत के लोग, भारत की आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से दूर हो जाएं, अज्ञानी हो जाएं, उनके हाथ से हुनर चल जाए, कलाकारी उनके हाथ से चल जाए। एक बार उनके हाथ से कलाकारी गई, ज्ञान खत्म हुआ, तब ये दूसरी सारी चीजें जो कुरीतियां हैं उनमें धीरे धीरे भरने लगेगी।
गरीब हो जाएंगे, गरीब हो गए तो अगला चरण भुखमरी आ जाएगी, और भुखमरी हुआ तो उनका शरीर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, वो रोगी हो जाएंगे। और इन सारी चीज़ों के लिए वे आपके ऊपर आश्रित हो जाएंगे, यानी ब्रिटेन के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। तो जब भारत के लोग आश्रित हो जाएंगे, आपका आश्रय मिल जाएगा, तभी गुलामी स्वीकृत होगा। वरना भारत को आप बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर बहुत लंबे समय तक गुलाम बना करके नहीं रख सकते। ये लगभग 3 घंटे का उसका भाषण वहां पर चला, और फिर बहस शुरू हुई कि ये कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो अगली पंक्ति में फिरंगी मैकॉले कहता है कि मैंने इसकी पूरी योजना बना करके इस दस्तावेज में दे दी है, और उस योजना का पहला बिंदु है कि भारत के लोगों को ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है, उसके स्रोत को खत्म कीजिए। तब मैकॉले बताता है कि देखो 2 स्रोत हैं भारत के लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है, इसके 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत है वर्ण व्यवस्था, और उसी का उप स्रोत है जाति व्यवस्था। इनको तोड़ दीजिए। इस व्यवस्था में क्या हो रहा है, लिखता है वो, इस व्यवस्था में क्या हो रहा है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब उसका माँ और पिता उसके गुरु होते हैं, और वह अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी माँ और पिता से प्राप्त करता है। इसलिए भारत का हर गृहस्थ गुरु की भूमिका में है, और भारत का हर गृहस्थी वाला घर गुरुकुल है। वहां पर वह बच्चा जन्म से लेकर के और 5 वर्षों तक प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करता है, और वह प्रारंभिक ज्ञान उसे अपने पिता की कलाकारी से मिलता है। उदाहरण के रूप में अगर समझें तो कोई कृषक के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वह 5-6 वर्ष तक अपने पिता से कृषि के कर्म को सीखता है। पिता के साथ रहते हुए, पिता के साथ खेलते हुए, माँ के साथ रहते हुए, माँ के साथ खेलते हुए, वह प्राथमिक स्तर का कृषि का ज्ञान अपने माँ पिता से प्राप्त कर लेता है। तो आपको भारत के लोगों की गृहस्थी तोड़नी पड़ेगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 5-6 साल से ऊपर का हो जाता है, तब भारत के सभी गांवों में, लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा गांव उस समय थे भारत में, तो इन सभी गांवों में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों का खर्च, उनका जो डिपेंडेंसी है वो तो कृषि पर है, लेकिन उसमें से कुछ समय निकाल करके गांव के बच्चों को प्राथमिक ज्ञान देते हैं, जिसमें साहित्य है, जिसमें संगीत कला है, जिसमें गणित है, जिसमें अर्थशास्त्र है, और ऐसे छोटे छोटे बड़े विषयों के छोटे अंश पढ़ाने वाले ऐसे हर गांव में 1 या 2 परिवार है, जिसको आप बेसिक लर्निंग इंस्टीट्यूशंस संबोधित किया कि यहाँ पर बेसिक चीज़ें सिखा दी जाती है। व्यवस्था ऐसी है कि अलग से कोई भवन नहीं है, उस व्यक्ति का घर इतना बड़ा है और गांव में 40-50, किसी गांव में 5-10 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गुरु अपने घर पे बुला करके और प्राथमिक स्तर का ज्ञान दे देता है, जिसमें उसे शब्द का ज्ञान हो जाता है,
उसमें जोड़ घटाव गुना भाग का ज्ञान हो जाता है। थोड़ी सी स्थिति परिस्थितियों को समझने के लिए उसे रामायण पढ़ा दी जाती है, जहाँ से वह अपनी गृहस्थी को सीख लेता है। उसे महाभारत पढ़ा दी जाती है, जहाँ से वह गृहस्थी से ऊपर राजकर्मों को सीख लेता है। और उसमें से अगर कोई बच्चा बहुत उत्कृष्ट बुद्धि का अगर निकल पाता है, थोड़ी ऊंची समझ वाला बच्चा निकल पाता है, तब उस बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए, हायर क्लास के लर्निंग के लिए उसको गांव से बाहर जंगलों में भेजा जाता है, जहां उच्च कोटि के ज्ञान का गुरुकुल है। इसको फिरंगी मैकॉले कहता है हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। भारत उसको गुरुकुल कहता है, ऋषिकुल, गुरुकुल। तो ऐसे गुरुकुलों में उसको भेज दिया जाता है जहां से वह उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करके आता है। तो इस तरह से भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो 3 चरणों में बटा हुआ था। प्रारंभिक दौर जो 5, 6, 7 या 8 वर्ष तक का है, 8 भी नहीं, 5 वर्ष तक का। 5 वर्ष तक उसके गुरु कौन है? उसके माँ और पिता। अपने कर्मों से जोड़कर उसे कर्मशील बनाना और अपने कर्मों के आधार को समझाना। उसमें से अगर माँ बाप को लगा कि ये बच्चा थोड़ा और बुद्धिशाली हो सकता है तो उसको गांव के गुरुकुल में भेजा जाता था। गांव के गुरुकुल में व्यवस्था निःशुल्क होती थी, लेकिन उसके कारण निःशुल्क होने के लिए गांव का परिवेश ऐसा होता था। जो भी गुरु हैं उनका अपना घर गृहस्थी कृषि कर्मों से चलता था, और जिन माँ बाप के बच्चे उस गांव के गुरुकुल में पढ़ने जाते थे वहाँ पर हर व्यक्ति स्वेच्छा से उस परिवार को अपने कृषि से उत्पादित चीज़ों को दे देते थे। जो जितना समृद्ध है वो उतना ज़्यादा देगा, जो कम समृद्ध है वो कम देगा, जो गरीब है नहीं भी देगा तो चलेगा। और ऐसी भी व्यवस्था थी कि ऐसे परिवारों के खर्च के लिए राजाओं से मदद मिलती थी, राजा उसे मदद कर देते थे। इसलिए गुरु किसी भी बच्चे को ज्ञान देने के लिए कोई डिमांड और निश्चित निर्धारित फीस नहीं हुआ करते थे। गांव का एक समृद्ध व्यक्ति है जिसके पास 100 एकड़ की खेती है, तो प्रतिवर्ष वह 100 मन अनाज उस गुरु परिवार को दे देगा। चाहे उस राज परिवार का बच्चा पढ़े ना पढ़े, अथवा एक बच्चा पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े या 4 पढ़े, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती थी। उसी गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास 10 एकड़ की खेती है, तो 10 एकड़ के हिसाब से 10 मन अनाज गुरु परिवार को दे देगा। अब बच्चे चाहे उस परिवार के 1 पढ़े, 2 पढ़े या 4 पढ़े, वो विषय नहीं रहता। और गांव में अगर कोई गरीब है जिसके पास कोई खेती नहीं है और वो मजदूरी करके पढ़ रहा है और उसके बच्चे भी उस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, वो ना भी देगा तो चलेगा। तो इस तरह से गुरु परिवार की गृहस्थी बड़ी अच्छी से चलती थी। उनको जरूरत से ज्यादा धन मिल जाता था और वे भी मूल रूप से कृषि के पेशे से जुड़े हुए होते थे, या कृषि आधारित जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उससे वे जुड़े रहते थे। इसको हम प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा कह सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा अपने माँ बाप से मिल गया बच्चों को, माध्यमिक शिक्षा उसको उसी गांव के गुरुकुल में गुरु परिवार से मिल गया। तो ना तो बच्चों को कहीं हॉस्टल में रखने की ज़रूरत है और न ही बच्चों के लिए कोई विशेष
पोशाक की व्यवस्था है, क्योंकि वह अपने गांव में रह करके गांव में सीख रहा है। उसको शूट बूट टाई बैग थैला किसी चीज की जरूरत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हुए जब कोई बच्चा ऊंचे बोध का उसमें से निकल गया और गुरु को अगर लगता है कि ये बच्चा और अधिक बुद्धिशाली हो सकता है, तब उसके लिए उच्च शिक्षा के लिए, जिसको मैकॉले ने कहा हायर लर्निंग के लिए, बड़े गुरुकुलों में भेज दिया जाता था। 5 वर्ष तक बच्चा अपने माँ बाप के साथ है, 5 से लेकर के 10 वर्ष तक अपने गांव के गुरु के पास माध्यमिक शिक्षा में है, और 10 वर्ष के बाद वो जा रहा है हायर लर्निंग के लिए बाहर, बड़े गुरुओं के पास, आश्रम रूपी गुरुओं के पास। वहां पर व्यवस्था कैसे चल रही है, इसकी भी समझ में बना लेनी चाहिए। ऐसे ज्यादातर गुरुकुल जो भारत में हुए वे जंगलों में हुए, जहां पर प्रकृति बहुत कुछ देती है। फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, ये बहुत सारी चीजें स्वतः जंगल में उगती है, और ऐसे वातावरण में गुरुकुल है, और वहां पर गुरु परिवार रहते हैं। गुरु परिवार अर्थात जिन्होंने अपनी गृहस्थी को सामाजिक व्यवस्था से हटा करके वन वाली व्यवस्था में लेकर के गए हुए लोग, वो भी गृहस्थ में हैं, वे सन्यासी नहीं हैं। उनकी भी पत्नी है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वे ग्राम में रूपी सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर और एकांकिक गृहस्थी व्यवस्था में गए हुए लोग हैं। तो उनके पास बच्चे जाते। रिकमेंडेशन कौन करता है? गांव का गुरुकुल रिकमेंडेशन करता है। गांव के गुरुकुल के गुरु के रिकमेंडेशन पर उसे हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस रूपी वन व्यवस्था में स्थापित गुरुकुल में प्रवेश मिल जाता है। वहां उस वनीय गुरुकुल के आसपास जो गांव हैं, उन गांवों में बच्चे सप्ताह के एक दिन, या अगर नजदीक गांव है, प्रतिदिन जैसा तो कुछ नहीं मिलता है, सप्ताह में एक दिन भिक्षाटन के लिए जाते हैं। और भिक्षाटन में उन्हें क्या मिलता है? द्रव्य नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। भिक्षाटन में उन्हें अनाज मिलता है, और उस अनाज को लेकर के आते हैं, और गुरुकुल की व्यवस्था चलती है। वहां पर बच्चियां भी पढ़ती है, वहां पर बच्चे भी पढ़ते हैं। बच्चियों की शिक्षा गुरु माँ देती है, जो कॉमन विषय है वो गुरु सिखाते हैं, और जो बच्चियों के लिए विशेष जो ज्ञान है वो गुरु माँ से मिलता है। तो इस प्रकार से एक गुरु परिवार हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन चला रहा है। यहां पर भी फीस की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गुरु परिवार का जीवन जंगल के धन संपदा से चल रहा है, और थोड़ी बहुत जो कमी है उसके लिए बच्चे आसपास के गांव में जाकर के भिक्षाटन करके अनाज को लेकर के आ रहे हैं। और यह हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस अगर किसी अच्छे राजा के राज्य क्षेत्र में है, तो राजाओं से भी उन्हें कोष मिलता है। कुछ कभी कभी जरूरत पड़ने पर उन्हें कुछ ऐसी सहायता मिल जाती है। पढ़ाने की व्यवस्था वहां पर कैसी है? तो गुरु केवल एक है, जिनके पास बहुत सारी कलाएं, जिनके पास बहुत सारे विषय का अद्भुत ज्ञान है।
ये जो पूरा सिस्टम वहाँ का है, इसको मैकॉले कहता है भारत का मॉनिटरियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी एक गुरु एक बच्चे को तैयार करते हैं, और जब कोई नया बच्चा उस गुरुकुल में आता है तब उस बच्चे को पहले वाला बच्चा तैयार करता है। इसलिए वहां पर गुरु की भूमिका क्या हो जाती है? केवल ऑब्जर्वेशन। बड़े बच्चे छोटे को पढ़ाते हैं, जो नए आ गए वो उसको पढ़ाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को जो ज्ञान दिया गया उसका बार बार रिवीजन होता है। हर साल नए बच्चे आते हैं, तो हर साल उस बच्चे को बड़े बच्चे नए बच्चे को ट्रेन करते हैं। तो जिस विषय को उन्होंने गुरु से सीखा है वे स्वयं गुरु की भूमिका में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत में दस्तावेज मिलते हैं उसके आधार पर भारत में जो है लगभग 16 से 18 तरह के विषय की पढ़ाई ऐसे हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस बड़े गुरुकुलों में हुआ करता था। और इसी के आधार पर जो है भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क रूप से चलती थी। किसी भी बच्चे को ज्ञान की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि वह धनाढ़ परिवार से हो, अच्छा धन वाला परिवार से हो। गरीब, मध्यम वर्ग और राजा वर्ग सभी की शिक्षा एक ही प्रकार की थी। इसमें वर्ण का कोई भेद नहीं था, जाति का कोई भेद नहीं था। तो इस व्यवस्था को तोड़ने की योजना जो है 1835 के बाद ब्रिटेन के लुटेरों के संसद में बनती है कि यदि भारत के लोगों के ज्ञान को खत्म करना है, ब्रिटेन का आश्रित देश बनाना है, तो इस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। तो इन व्यवस्थाओं को तोड़ना पड़ेगा। इसके 3 चरण हैं, तीनों चरणों को तोड़ना पड़ेगा। तीनों चरणों को तोड़ना पड़ेगा। तो पहले चरण की बात करते हैं कि पहले चरण को उन्होंने कैसे तोड़ा है। पहले चरण को इस प्रकार से तोड़ा कि स्वतंत्र किया। अगर कोई कुम्हार का परिवार है और वह मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उन्होंने एक कानून लाया कि जरूरी नहीं है कि कुम्हार का बच्चा कुम्हार बनेगा। ये भावना डाली। उससे पहले वर्ण व्यवस्था को तोड़ा और वर्ण व्यवस्था को सीधा उलट दिया। एक ही झटके में पूरी वर्ण व्यवस्था भारत की टूट गई। वर्ण व्यवस्था के 4 चरण थे। पहला चरण था शूद्र वर्ण, जिसके पास भारत की सारी 18 कलाओं के टेक्नोलॉजी हुआ करते थे। आज की भाषा में बात करूं तो भारत का इंजीनियरिंग वर्ग शूद्रों के पास था, जिसे पहला वर्ण कहा गया। शूद्र वर्ण जिसके पास पूरी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग थी, जिनका प्रोडक्शन था, इस प्रोडक्शन को बाजार देने के लिए दूसरा वर्ण को खड़ा किया गया था, जिसे हम वैश्य वर्ण कहते हैं। व्यापारी वर्ग, वाणिज्य करने वाले लोग। और इन दोनों वर्णों की सुरक्षा के लिए राजवर्ण यानी क्षत्रिय वर्ण, जिसे क्षेत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था सौंपी गई। और इन तीनों वर्णों में न्याय हो, न्याय से कार्य हो, नीतिगत आधार पर कार्य हो, इसलिए चौथा वर्ण स्थापित किया गया, ब्राह्मण वर्ण। इस विषय को गहराई से समझने के लिए पिछले बार हमने एक लेख लिखा है, पंचविद्या.org में आप जाकर के पढ़ लेना। आज उतना समय नहीं है वर्ण व्यवस्था पर बात करने के लिए। और एक बहुत सुंदर कहावत भारत में चली, उत्तम खेती मध्यम मान, करे चाकरी कुकर्म दान। उत्तम खेती, कृषि कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, और वह शूद्र वर्ण है।
शूद्र वर्णों के पास सामाजिक व्यवस्था का सबसे उत्तम कार्य है और वो है कृषि का कार्य, और फिर उसका वर्गीकरण। मध्यम वर्ण जो शूद्रों के उत्पादन को बाजार दे रहे हैं वे लोग मध्यम कैटेगरी के हैं। करे चाकरी कुकर निदान। और जो व्यक्ति नौकरी करता है, किसी के यहां काम करता है, उसकी तुलना तो कुत्तों से की गई। अंग्रेजों ने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए उलट दिया और उलट के कहा कि ये जितने भी प्रोडक्शन करने वाले इंजीनियरिंग वर्ग हैं ये शूद्र अछूत हैं और इनके घर का तो पानी भी मत पीना। इतने अछूत हैं कि इनके घर का पानी मत पीना। अब इस विषय की गहराई में आज नहीं जाऊंगा, दूसरी चीजें समझनी है। इस विषय पर पिछले सप्ताह एक लेख लिखा है हमने, पंचविद्या.org में जाकर के आपको अगर ज्यादा समझ चाहिए तो पढ़ लेना आप वर्ण व्यवस्था को। जैसे ही उन्होंने इसको उल्टा कर दिया, कुम्हार के मन में यह भाव आ गया कि जब मेरा काम नीच का काम है, मिट्टी का घड़ा बनाना जब नीचता का काम है, खेतों में अनाज उगाना जब नीचता का काम है, सुथारों को यह जब समझा दिया गया कि लकड़ी के कास्ट के काम जब नीचता के काम हैं, तो मेरा बच्चा क्यों करेगा इसको। और नौकरी को श्रेष्ठ बताया गया क्योंकि अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे, लूटने वाले नौकर, प्रशासनिक व्यवस्था वाले नौकर, बड़े नौकर, छोटे नौकर। तो उनको नौकर कहां से मिलेंगे। तो नौकरों की भूमिका को ऊंची की कि नौकर होना, नौकरी करना सबसे श्रेष्ठ काम है। तो सारे जो कार्मिक वर्ग थे, सारी जातियां जो कर्म से जुड़ी हुई थी, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई थी, सभी ने एक साथ आह्वान कर दिया कि मेरा बच्चा अब नौकरी करेगा, क्योंकि नौकर सबसे उत्तम है, नौकरी करना सबसे उत्तम कार्य है। सारी जो व्यवस्था सदियों से भारत में 4 युगों से जो ये व्यवस्था चली आ रही थी, जिसके कारण भारत का एक्सपोर्ट मार्केट पूरी दुनिया में प्रचलित था और नंबर 1 पर था, बिखर गया, टूट करके तोड़ दिया। अब दूसरी जो व्यवस्था थी माध्यमिक शिक्षा का, कि हर गांव में एक गुरुकुल होता था और वहां पर एक गुरुजी सारी व्यवस्था करते थे बच्चों के लिए। इन गुरुकुलों को तोड़ने के लिए और जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस वाले जो गुरुकुल थे, जो ऋषि परंपरा के लोग, गुरु परंपरा के लोग जंगलों में, वनों में चला रहे थे, इन दोनों को तोड़ने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कराया। अंग्रेजों ने कहा कि जो हमारे रजिस्टर में रजिस्टर्ड होगा वही गुरुकुल मान्य होगा और शेष को बंद करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें रखी कि आप पढ़ाओगे क्या। तो उन्होंने एक नया सिलेबस बनाया। सिलेबस किस आधार पर बना कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो बच्चा केवल नौकरी ढूंढेगा, अपने बाप से सीखे हुए हुनर पर नहीं आएगा। वो नौकरी ढूंढेगा क्योंकि अंग्रेजों को लाखों लाख नौकरों की जरूरत थी। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ऐसा फ्रेम किया जिसमें आप केवल नौकर ही बन सकते हो। और उस सिलेबस को जिन जिन गुरुओं ने अडॉप्ट किया, लिया, उनका रजिस्ट्रेशन किया और शेष को उठा करके जेल में डाला। एक ही नीति से, एक ही नीतिगत तरीके से माध्यमिक शिक्षा और भारत के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षा, दोनों की कमर अंग्रेजों ने तोड़ दी। पूरी गुरुकुल व्यवस्था खत्म हो गई, चौपट हो गया और भारत में नौकर तैयार होने लग गए, जिसकी आवश्यकता अंग्रेजों को थी। एक झटके में, एक कानून से भारत में लगभग 10 लाख गुरुकुल बंद हुए और जिन गुरुओं ने विरोध किया उन गुरुओं को उठा करके जेल में डाली गई। तो इस प्रकार से
एक नीतिगत तरीके से अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अंग्रेज चले गए और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को हमारे ऊपर इस प्रकार से थोपा कि आज 72 साल हो गए इस देश में अभी तक कोई ऐसा साहसिक प्रधानमंत्री नहीं बना है जो भारत की पौराणिक उत्कृष्ट गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को दोबारा इंप्लीमेंट कर सके। 1947 के बाद हर साल या हर 5 साल पर नई नई शिक्षा नीति आती है, उसके कुछ स्क्रू बदल दिए जाते हैं, उसकी कुछ कीलें बदल दी जाती है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इसमें कोई हाथ नहीं लगाता। इस वर्ष भी जो शिक्षा नीति आई है इसमें बस कुछ स्क्रू पेंच बदल दिए गए हैं, इसके मूल स्ट्रक्चर में हाथ नहीं लगाया गया है। तो आज जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है उस पर कैसा चिंतन है और क्या चिंतन? जिन लोगों को डर लग रहा है उनको डरने की जरूरत नहीं है, और जो लोग ये आस लेकर के बैठे हैं कि नई शिक्षा नीति से कुछ अच्छा हो जाएगा, उनको भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिस पर इस शिक्षा नीति में ताली बजाई जा सके, या जिनको डर है वो विलाप करें। कुछ भी नहीं है। एक जो विषय उभर करके आ रहा है बड़ी गहराई के साथ कि अंग्रेजी का आधिपत्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तक सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने का आह्वान किया है। ये कोई नई बात नहीं है। 1947 के बाद जितने भी नीतियां आई इस विषय पर और जितने भी कमीशन इस विषय पर बैठे, सभी ने सिफारिश किया कि क्षेत्रीय भाषाओं को बल मिलना चाहिए। बच्चों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देशीय भाषा में होनी चाहिए। आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो यह कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी बात है। आज शिक्षा व्यवस्था जिन कॉन्वेंट सिस्टम के पास गिरवी रखा हुआ है, अंग्रेजी स्कूलों का जो क्रेज है माँ बाप के मन में, आप इसको कैसे तोड़ सकते हो? इस पर नई शिक्षा नीति में कोई सशक्त बात नहीं कही गई है। केवल यह कहा गया है कि करना है। कैसे करना है? गौण है। हो सकता है वर्तमान शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री के मन में कोई ऐसी प्रबल चीज हो जिसको वो नहीं रखना चाह रहे हों, तो ये विषय तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो नीतियां बनी हैं उन नीतियों में ऐसा कुछ सशक्त रूप से नहीं किया गया है कि यहाँ के भारत के कॉन्वेंट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, या कॉन्वेंट स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, या जो बड़े स्कूल हैं उसमें ये बदलाव लाया जाएगा, सीबीएसई में बदलाव लाया जाएगा या स्टेट बोर्ड में बदलाव लाया जाएगा। ऐसा कोई सशक्त कदम नहीं है, एक विचार है, और ऐसा विचार तो इस देश का हर शिक्षा मंत्री लेकर के आता है, आज तक नहीं हुआ। अगर भारत की प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मातृभाषाओं में कर दिया जाए तो एक साथ भारत की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक राज्य को दूसरे राज्य के ऊपर जो मनमुटाव है, भाषाओं को लेकर के, खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, समझ को लेकर के, ये सब खत्म हो जाएगा एक साथ। तमिलनाडु को कर्नाटक से नहीं पड़ता है,
तमिलनाडु को केरल से नहीं पटता है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के झगड़े हैं, आंध्र प्रदेश केरल का झगड़ा है, हिंदी तमिल का झगड़ा है, हिंदी उड़िया का झगड़ा है, बंगला हिंदी का झगड़ा है। ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर हर राज्य की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था वहां की मातृभाषा में हो जाए और अंग्रेजी को केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। अंग्रेजी से हमें नफरत नहीं है, लेकिन वो एक विषय के रूप में केवल पढ़ाई जानी चाहिए। और बच्चा अगर भूगोल अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, अगर वो भौतिक विज्ञान अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, रसायन विज्ञान अगर वो अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, अर्थशास्त्र वो अगर अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, सामाजिक विज्ञान अगर वो अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, तो वह बहुत बेहतर करेगा। उसके ऊपर पढ़ाई का, उसके मन के ऊपर पढ़ाई का बोझ आधा से भी कम हो जाएगा। अभी भी हमारे देश में क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसके साथ इतना ऊंचा विज्ञान है, एक एक शब्द इतने गूढ़ हैं जिनके ऊपर अंग्रेजी में ग्रंथ लिखी जा सकती है। देखो, इस विषय को अगर समझना है तो स्वर विज्ञान से समझ सकते हो। भाषा की उत्कृष्टता स्वर के ऊपर निर्भर करता है। स्वर के ऊपर निर्भर करता है। जो भाषाएं जितनी ऊंची है, जितनी उत्कृष्ट है, जितनी वैज्ञानिक है, जितनी कलाएं उसमें समाहित है, उतना ही ज्यादा उसमें स्वर हैं। स्वर ही शब्द की रचना करते हैं। व्यंजन तो उसके वाहक हैं। तो आप कंपैरिजन करो, मलयालम को ले लो, आप तमिल को ले लो, आप कन्नड़ को ले लो, आप तेलुगु को ले लीजिए, आप बांग्ला को ले लीजिए, आप उड़िया को ले लीजिए, आप मराठी को ले लो, आप किसी भी भाषा को ले लो, आप सभी में स्वरों की संख्या 12 या उससे अधिक है जो शब्दों की रचना करते हैं। ये रचनाकार कहलाते हैं। और व्यंजन उन स्वरों के वाहक हैं, कैरियर हैं। मूल ज्ञान कहां है? स्वर में है। अंग्रेजी को ले लो, 5 स्वर है बस। लेकिन भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा, हमारे यहां 14 राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भाषाओं के पास कम से कम 12 स्वर हैं। अंग्रेजी के पास 5 हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषाओं के हिसाब से तुलना कर लो तो अंग्रेजी आधा भी नहीं बैठता है। एक एक शब्द हमारे यहां का इतना गूढ़ है जिसके ऊपर ग्रंथ लिखी जा सकती है। इस अंग्रेजी के कारण हम अपनी मातृभाषा की उत्कृष्टता को नहीं समझ पाते। भारत में रहते हुए हम तमिल भाषा की उत्कृष्टता को नहीं समझ पाते, सारा समय अंग्रेजी में लग जाता है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं मैं। तमिल भाषा में एक मुहावरा है, पित्तम न पैत्यम। इसमें शरीर का पूरा विज्ञान समाहित है। पित्तम यानी शरीर की अग्नि यदि बढ़ जाती है तो क्या होता है? पैत्यम, पागलपन होता है। इसलिए शरीर की अग्नि को कभी भी मत भड़कने दो, कभी ना बढ़ने दो। आपकी खान पान की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था ऐसी हो कि शरीर का अग्नि ना भड़के। और ये जो कहावतें देखो,
यहाँ का आम आदमी जो है बोलचाल में, व्यवहार में इन चीज़ों को बोलते रहता है। तो हमारा देश और हमारे देश की भाषाएं इतनी उत्कृष्ट है कि उसमें जीवन का पूरा सार समाया हुआ है, सारा विज्ञान समाया हुआ है। हमारे पूर्वजों ने एक एक शब्दों की रचना विज्ञान की इतनी उत्कृष्टता पर की है कि केवल नाम लेने से विषय समझ में आ जाता है। इनको छोड़ करके हम फिरंगियों की भाषा में चले गए और अब अपने बच्चे को फिरंगी की भाषा पढ़ाने के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमारे देश के माँ बाप की एक ही आस होती है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, मिशनरी स्कूल में पढ़े। मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट मतलब अनाथालय, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, बाप पैदा करके कहीं भाग गया, माँ पैदा करके कहीं दूसरी ब्याह कर ली, ऐसे जो बच्चे रोड पर घूमने वाले हैं, तो अंग्रेजों के यहाँ ऐसे बच्चे बहुत होते थे। अंग्रेज अधिकारी यहाँ आते थे और किसी के साथ बलात्कार कर दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया, उनका ट्रांसफ़र भारत से होकर के दूसरे देश में चल गया, तो बीवी को भी यहीं छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उन बच्चों के लिए जो है मिशनरी स्कूल खुले, कॉन्वेंट स्कूल खुले। मूल तो वही है। और हम जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे वहीं पढ़ने के लिए जाएं। तो आप इस संकट से थोड़ा बाहर निकलिए और सरकार शिक्षा व्यवस्था में अपने गुरुकुलीय व्यवस्था को समाहित करे, तभी ताली बजाइए। अभी जो शिक्षा व्यवस्था की नई नीति आई है, इसमें ताली बजाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ चलते आ रहा है पहले से, उसके कुछ स्क्रू और कुछ कील बदल दिए गए हैं और उसी को नए रूप में दिखाया जा रहा है कि हम इतना बड़ा कुछ करने वाले हैं। कर दो भाई, बहुत अच्छा है। अब आता हूं मैं अंतिम प्रश्न के ऊपर कि ऐसे में करना क्या है। तो ऐसे में देखो, करना यही है कि हमें फिर से भारत में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को खड़ी करनी है और इसके लिए सरकार आगे नहीं आएगी। वर्तमान सरकार भी इस विषय के लिए आगे नहीं आएगी, ऐसा कुछ इनके पद चिन्हों में दिखता नहीं है। इसके लिए हम माँ बाप को आगे आना पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा अपने बच्चों की चिंता जब हमें सताने लगेगी और हम कुछ करना चाहेंगे, तभी ये हो सकता है। एक पूरा वर्ग मिलकर, एक पूरा समूह मिलकर, एक पूरा परिवार मिलकर ऐसे गुरुकुलों की स्थापना शुरू करते हैं, ऐसे समर्पित गुरुओं को खोजना शुरू कर दे और फिर से इस देश में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था शुरू हो जाए। उस अनुरूप में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय गुरुकुलों की व्यवस्था स्वेच्छा से चलती थी और भिक्षाटन से चलता था, दान से चलता था। अब वैसा परिवेश नहीं रह गया है, लेकिन थोड़े से कुछ विषयों को कंप्रोमाइज करके और ऐसे गुरुकुलीय व्यवस्था को खड़ी की जा सकती है। और भारत में ऐसे 4000 से ज्यादा गुरुकुल आज भी बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं कहीं पर कुछ मध्यम है, कहीं कहीं पर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों में आप हाथ बटाइए। अपने बच्चों को ऐसे जो गुरुकुल देश में चल रहे हैं, इन गुरुकुलों में बच्चों को भेजने का साहस कीजिए। ऊंचा ज्ञान मिलेगा, मात्र A4 साइज के पेपर पे छपा हुआ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिसकी आज के समय में कोई अहमियत नहीं है, नौकर बनने को छोड़कर। वो एक पन्ने का सर्टिफिकेट केवल हमारे बच्चों को नौकर बना सकता है, राजा नहीं बना सकता, मालिक नहीं बना सकता। जो बचपन से 20 साल तक नौकरी कैसे ढूंढी जाए
और नौकरी कैसे की जाए, मालिकों की कैसी चाकरी की जाए। जो बच्चा 20 साल तक इस विषय को पढ़ेगा वो कभी भी मालिक बनने का सपना नहीं देख सकता। इसलिए उस कहावत को याद करो, करे चाकरी कुकर निदान। अगर अपने बच्चों को कुत्ते की जिंदगी नहीं जिलानी है तो आपको हिम्मत और साहस करना पड़ेगा अपने बच्चों को ऐसे गुरुकुल में भेजने का जहां थोड़े बहुत प्रयास हो रहे हैं। और जब ऐसे गुरुकुलों की बाढ़ आ जाएगी इस देश में, तब सरकार को विवश होकर के गुरुकुलों का पंजीकरण करना पड़ेगा। सरकार कोई भी काम व्यवस्था में करती है, जब वो विवश हो जाती है, जब जनता मुड़ जाती है उस तरफ, तब हमारी सरकारें विवश होकर के इस काम को करती है। इसलिए सरकारों को अगर शिक्षा व्यवस्था के मूल ढांचे में परिवर्तन कराना है तो हम अभिभावकों को आना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं कि जी ऐसा गुरुकुल कहाँ है, कुछ एड्रेस दे दो, अता पता बता दो। जरूरत नहीं है। आप पूरा गांव मिल करके, पूरे गांव का एक पंचायत बैठा लो, पंचायत बैठा करके गांव में एक ऐसा गुरुकुल खड़ा करने का निर्णय ले लो। सरकार के पास कोई कानून नहीं है आपको रोक ले। आप अगर किसी जाति विशेष से हैं तो आप अपने बड़े संयुक्त परिवार के लिए एक गुरुकुल शुरू कर लीजिए। आप अपने बच्चों को वहीं पढ़ाइए। उनको भारत का जो जितना भी उत्कृष्ट पौराणिक ज्ञान था, जो आज मिटने को कागार पर है, फिर से उसको जीवित कीजिए। यही ज्ञान भारत में शूद्र वर्ण व्यवस्था को ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। और शूद्र वर्ण व्यवस्था का ऊंचाई पर जाना मतलब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर जाना। भारत का बच्चा बच्चा जब टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएगा तो यहाँ उत्पादन बढ़ेंगे, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा, और जब एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। व्यक्ति व्यक्ति के समृद्ध होने से देश समृद्ध होता है, राजा के समृद्ध होने से नहीं होता है। देखो, यही यूरोप की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में यही अंतर है। भारत की अर्थव्यवस्था में है कि भारत का व्यक्ति भारत का हर गृहस्थ समृद्ध हो जाए तो राष्ट्र समृद्ध होता है। लेकिन जो यूरोप की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, जिसको अरस्तु और सुकरात जैसे लोगों ने दिया है, ये दोनों कहते हैं कि राष्ट्र को समृद्ध होने के लिए राजा को समृद्ध होने की जरूरत है और प्रजा को गरीब होने की जरूरत है। इसलिए प्रजा को लूट लो, प्रजा के पास धन मत जाने दो, प्रजा के पास धन संग्रह ना होने दो, और सारा धन राजकोष में संग्रह होना चाहिए तो राष्ट्र समृद्ध है। यह यूरोप की अर्थव्यवस्था है, जिसको अरस्तु और सुकरात जैसे लोगों ने दी, और उसका महिमा मंडन, अरस्तु और सुकरात का महिमा मंडन हमारे यहां समाजशास्त्र में होता है नहीं। हमें चाणक्य के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि राजा प्रजा से उतना ही कर वसूले जितना एक मधुमक्खी फूल से रस चूसती है। मधुमक्खी किसी फूल से उतना ही रस चूसती है जितना में फूल का कुछ बिगाड़ा ना हो, फूल का स्वरूप बिगड़े नहीं, फूल का सुगंध जाए नहीं, उतना ही रस चूस कर भौरा छोड़ देता है फूल को। राजा अगर उत्कृष्ट है तो राजकीय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रजा से उतना ही कर वसूले जिसमें प्रजा का गृहस्थ खराब ना हो, प्रजा की गृहस्थी ना बिगड़े। ये भारत की अर्थनीति है। ऐसे अर्थनीति पर चलने वाले ऐसे अर्थशास्त्री गुरुकुलों में तैयार हो सकते हैं, कॉन्वेंट में नहीं हो सकते, मिशनरी स्कूलों में नहीं हो सकते, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं हो सकते, और भारत के स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं हो सकते, क्योंकि इन सारे सिलेबसों में अर्थशास्त्र के नाम पर सुकरात और अरस्तु को पढ़ाया जाता है, चाणक्य को नहीं पढ़ाया जाता। तो हमें करना यही है कि सरकार के विरुद्ध जाकर गुरुकुलों की स्थापना शुरू करो। यहाँ पंचगव्य विद्यापीठम में से जो पंचगव्य चिकित्सा शिक्षा के जो शिक्षा प्राप्त किए हुए गविसिद्धर हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एक
गुरुकुल शुरू किया है। अब तक बहुत सारे बच्चे आ जाते, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सारे बच्चे आ जाएंगे। लगभग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है और यहाँ पर ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था हम अपने गविसिद्धों के बच्चों को दें, ये हमारी जो है एक समझ बनी है और उस समझ के ऊपर जो है काम हो रहा है और इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हमने लिया है। अगर ये हमारी जो गुरुकुलीय व्यवस्था अगर सफल होती है गविसिद्धों के बच्चों के लिए, तो 2025 के बाद भारत के 23 राज्यों का चयन हमने किया है जहां पर ऐसा एक गुरुकुल खड़ा करने की हमारी योजना है। तो आज के इस सत्र को यहीं पर मैं पूर्ण कर देता हूं। समय